हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्रोपीडिया। हम आपका स्वागत करते हैं अपने वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सीरीज में विद द थीम एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ये जो सीरीज है ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड और यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। The early empires were significant political entities that emerged from the decline of smaller kingdom and chiefdoms. जो अर्ली एम्पायर्स थे, जो बड़े अर्ली एम्पायर्स थे, अगर हम बात करें कि उनका उदय कैसे हुआ, वो कैसे आगे बढ़ी, तो वो हुई जो छोटे हमारे किंगडम्स थे जब वो खत्म होने लगे, उससे मिलकर छोटे छोटे किंगडम्स पे किसी ने आक्रमण कर दिया, किसी ने मर्ज कर दिया, तो हमारे बड़े अर्ली किंगडम्स की शुरुआत होती है। They brought together diverse community अंडर सेंट्रलाइज्ड रूल। जो अलग अलग कम्युनिटी थी, जिनका अलग अलग कल्चर थे, उनको एक सेंट्रलाइज रूल के तहत इन्होंने एकत्रित किया। प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेड, जिसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की और ट्रेड को बढ़ावा दिया, कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ावा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। These empires laid the foundation for complex social, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन देयर रीजन्स। अब जब जब एम्पायर इमर्ज होने लगे, बढ़ने लगे, तो उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज लाई, वो और कॉम्प्लेक्स होने लगे, उनमें और चीजें ऐड होने लगी। इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स, कल्चर, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड नेटवर्क विद इन एंड बियॉन्ड द एम्पायर। अब इंटीग्रेशन होने लगा अलग रीजन्स का, कल्चर का एक्सपेंशन होने लगा, ट्रेड नेटवर्क्स बढ़ने लगे, आपके ट्रेड आपस में बढ़ने लगे, बियॉन्ड आपस में भी, जो भी आपका किंगडम था और एम्पायर था उसमें भी, और बाहर भी। अब हम बात करते हैं द अर्ली एम्पायर्स की। The early empires were marked by strong rulers who maintained order through armies, administrative institutions and laws. जो राजा थे, कहीं का भी जो राजा होता है वो कैसे मेंटेन करता है अपने रूल को, उसकी आर्मी स्ट्रांग होती है, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपकी जो राजपाट होता है वो स्ट्रांग रहता है, और लॉज जो है वो अच्छे रखते हैं ताकि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके अपने एम्पायर में। सेंट्रलाइज्ड पावर अलाउड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रिब्यूट कलेक्शन एंड पब्लिक वर्क्स। अब जब सेंट्रलाइज पावर हो जाती है तो एग्रीकल्चर, या चाहे ट्रिब्यूट कलेक्शन था, जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते थे, या वॉर पे जाके जो उनमें बूटी मिलती थी, या फिर जो पब्लिक वर्क्स होते थे, वो भी बेटर होने लगे। While rulers often sought religious and cultural legitimacy to strengthen their rules. जो रूलर्स थे वो कैसे लेजिटिमाइज करते हैं अपने रूल को, कि हम जो है इसके हकदार हैं, इस गद्दी के, इस पावर के। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके, उनके हिसाब वो मानते हैं कि हम लोग जो थे, हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं, उनके बंदे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पैट्रोनेज देते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जो उनकी जो रूल होते हैं उन्हें लेजिटिमाइज करते हैं, कल्चरल लेजिटिमेसी देते हैं, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इनको इनको डेवलप करके। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस हेल्प मैनेज डिस्टेंस टेरिटरी, जो दूर दूर की टेरिटरीज होती थी, जिन तक नहीं पहुंच पाता था, उनको थोड़ा सा दूसरों को रूल दे दिया जाता था किसी के अंडर, की आप मेंटेन करो कि ये ठीक से रूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एम्पायर्स डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड्स की डेवलपमेंट हुई, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई, सेंट्रलाइज रूल में कैनाल्स की डेवलपमेंट हुई, और इससे ट्रेड भी बढ़ा। पैट्रोनेज टू आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू लेजिटिमाइज रूल। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि राजा जो है अपनी राजस्व को बढ़ाने के लिए आर्किटेक्चर, आर्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इनको पैट्रोनेज देते हैं। कॉइनेज एंड स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर सपोर्टेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और अर्ली एम्पायर्स में क्या हुआ कि कॉइनेज आई, जो आपके रुपए हो गए, या फिर वेट्स को स्टैंडर्ड कर दिया ताकि आप एक सिस्टम को क्रिएट कर सको मेजर करने के लिए। और इससे क्या हुआ, इससे इकोनॉमी जो है वो हर जगह सिमिलर होने लगी। अगर आप एक मार्केट में हो, वहां पे अगर 1 किलो का वेट इतना ही है, आपको इतना मिलता है, तो दूसरे मार्केट में भी ये मिलता है। ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी में ज्यादा देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे। द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या थी? By the 3rd century CE, many empires faced multiple challenges. बहुत सारे एम्पायर जो थे, थर्ड सेंचुरी आते आते बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे पहले, ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू सक्सेशन डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि इन्फ्लेशन, प्रेशर फ्रॉम इन्वेजन, वीकेंड एम्पायर्स। अब क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आई?
जो राजा का बेटा था उसके बड़े सारे अगर बच्चे थे तो उसमें से कौन बनेगा नेक्स्ट राजा। दूसरा और कोई ज्यादा पावरफुल किंग आ गया तो उन्होंने उसको हरा के वो वहां की राजगद्दी ले ली। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि इन्फ्लेशन, चीजों के रेट बढ़ गए, प्रेशर फ्रॉम इन्वेजन, जो इन्वेजन हुए उसकी वजह से इन सब से क्या हुआ, एम्पायर जो है वो कमजोर होने लगे। These crises often led to fragmentation and the rise of regional powers. अब क्या हुआ, अब इतने सारे डिस्प्यूट्स की वजह से जो भी आपके जो बड़े बड़े राज्य थे उनमें फ्रेगमेंटेशन आने लगे, वो टूटने लगे, और इससे क्या हुआ, रीजनल पावर्स जो आपके रीजनल थे, जो अलग अलग रीजन में थे, उनका उदय होने लगा। इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल्स caused weakening of central authority. अब जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, जो आपकी मेन अथॉरिटी थी, जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल्स थे जो भी वहां चल रहे थे, जो इंटरनली चल रहे थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अगर ठीक नहीं थी, या कोई जो राजा के जो आसपास के लोग थे वो धोखेबाज थे, या राजा जो है वो ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल रहा था, तो इससे क्या हुआ, जो आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो वीक होने लगी। इन्वेजन्स एंड रेड डिस्टर्बटेड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि इन्वेजन्स हो रहे थे, रेड्स हो रहे थे, कॉन्टिन्यूसली लोग आके एक दूसरे को लूट रहे थे, उससे क्या हुआ, ट्रेड भी डिस्टर्ब हुआ और साथ ही एग्रीकल्चर भी। डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इफेक्टेड वेल्थ एंड रेवेन्यू। अब इन सब से क्या हुआ, जब जो बड़े राज्य से वो टूट रहे थे, रेड हो रहे थे, इन्वेजन हो रहे थे, इससे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसने भी इफेक्ट किया, जो राज्य की वेल्थ थी और जो वहां से इनकम आ रही थी उसको भी इफेक्ट किया। Some empires were able to recover while others fragmented into smaller kingdom. अब कुछ एम्पायर्स ने तो इन चीजों से रिकवर कर दिया लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और इससे उदय होता है स्मॉलर किंगडम और रीजनल किंगडम्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर, लिटरेसी और कल्चर के क्या रोल रहे हैं हमारे इसमें। जेंडर रिलेशंस इन एम्पायर वर शेप्ड बाय सोशल नॉर्म्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड लॉज। जो जेंडर रिलेशंस थे, जो अलग अलग जो काम करते थे, जो जेंडर का काम था, वो किस चीज से शेप हो रहा था, सोशल जो नॉर्म थे, जो स्वयं सोशल कल्चर थे कि क्या आपकी प्रथाएं हैं या आपको क्या मानना है, रिलीजियस बिलीव्स क्या है आपके, और लॉज क्या है उस टाइम के गवर्नमेंट के। वुमेन ऑफन हैड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन but contributed to household and local economic activities. जो वुमेन्स थी ऑफन जो उनको एजुकेशन ज्यादा प्रोवाइड नहीं हो रही थी, लेकिन वो अपने हाउस होल्ड में अपने घर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और जिससे जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी उसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लिटरेसी वॉज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड अमंग एलिट्स। लिटरेसी तो ज्यादा एलिट्स के ही पास थी, जो बड़े लोग थे, जैसे कि प्रीस्ट हो गए आपके, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए आपके, और मर्चेंट्स जो ट्रेड करते थे। Cultural flourished in literature, art, architecture and religious practice. जो फ्लोरिश होने लगा, आर्ट बढ़ा, आर्किटेक्चर भी बढ़ा और रिलीजियस प्रैक्टिस भी इंक्रीज हुई। लिटरेसी लिंक टू एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन एंड ट्रेड। जो लिटरेसी है, जो आपके पढ़ा लिखा होना है, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और ट्रेड, इन इसमें इसका ज्यादा काम था, तो इसीलिए यही लोग जैसे कि प्रीस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मर्चेंट ही ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। Religious texts and inscription were often the main source of writing. जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट होते थे और जो इंस्क्रिप्शन होते थे, ज्यादातर लिटरेसी का यूज इन्हीं चीजों के लिए होता था। कल्चरल एक्सप्रेशन इंक्लूडेड टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड लिटरेचर। जो एक्सप्रेशंस हो गए, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, लिटरेचर हो गया, इस चीज में भी इसका काफी यूज होने लगा। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन फैमिली, रिलीजियस एंड लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो आपकी औरतें थी वो आपकी फैमिलीज में ज्यादा, जो उनके फैमिली के काम है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज है और जो लोकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उनमें ज्यादा उनका फोकस था। नेक्स्ट चलते हैं कैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुई, इकोनॉमी कैसे बढ़ी। इकोनॉमिक लाइफ इन एम्पायर्स वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो ज्यादातर एग्रीकल्चर जो होते थे आपके, जो आप बनाते थे एग्रीकल्चर, जो खाना पीना होता था उस पे, क्राफ्ट जो आप बनाते थे, क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें, आपका जो ट्रेड हो रहा होता था, उससे ज्यादा इकोनॉमिक लाइफ जो है वो उसी से ज्यादा बढ़ रही थी। स्टेट पॉलिसीज एनकरेज एग्रीकल्चर सरप्लस एंड फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जो स्टेट की पॉलिसीज थी उन्होंने एनकरेज किया एग्रीकल्चर जो सरप्लस था उसको, यानी कि स्टेट्स क्या बोलती थी कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो हमारी धान लगे और उसके जो रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और इससे फैसिलिटेट किया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी बढ़े। Urban centers served as hubs for markets,
क्राफ्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपके सिटीज थे, जो आपके अर्बन सेंटर्स थे, वो मार्केट्स के लिए क्राफ्ट्स वहां पे ज्यादा, आजकल भी आप सिटीज में जाएंगे तो सिटीज ही हैं जो ज्यादा आपकी चीजें बेचती हैं और खरीदती हैं, वहीं पे ज्यादा इनकी एक्टिविटीज होती है। एग्रीकल्चर जो है फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर ही जो था वो मेन एक्टिविटी थी, बैकबोन थी इकोनॉमी की। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था वो एग्रीकल्चर से ही आता था। ट्रेड नेटवर्क्स कनेक्टेड सिटीज, टाउन्स एंड रूरल एरियाज। जो आपके ट्रेड नेटवर्क्स थे वो कनेक्ट करते थे सिटीज को, टाउन्स को और रूरल एरियाज को। क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज थ्रू वर्कशॉप एंड गिल्ड्स। जो अभी आपके क्राफ्ट्स होते थे, जैसे कि आप कोई भी चीज बनाते थे, जैसे बास्केट वीविंग होगी वगैरह, ये आपके वर्कशॉप्स, जो आपकी क्राफ्ट्समैन की वर्कशॉप होती थी और गिल्ड जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उससे ही उनको बढ़ावा मिलता था। यूज ऑफ कॉइनेज, जो पैसे या फिर जो आपकी पैसे का जो काम होता था वो सिंप्लीफाई कर दिया उसने ट्रेड और टैक्सेशन को। अब जब एक ही टाइप का कॉइनेज यूज होगा, पैसे यूज होंगे, इकोनॉमिक एक्सचेंज इजी हो जाएगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम कम हो रहा है। आपके पास कोई चीज नहीं है और आपको वो चाहिए तो आप पैसे देके उससे ले सकते हो। आपको इंतजार नहीं करना है कि दूसरे के पास वो चीज हो जो मेरे पास हो, ताकि हम लोग एक्सचेंज कर सके। तो बार्टर सिस्टम कम हो गया और कॉइनेज का इस्तेमाल होने लगा। अर्बन सेंटर्स प्रमोटेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कल्चरल आइडियाज। जो अर्बन सेंटर्स थे उन्होंने प्रमोट किए एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक दूसरे से चेंज गुड्स, इकोनॉमी को इनकरेज किया उन्होंने, और कल्चरल आइडियाज भी। अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग वर्कर्स। कौन था जो कंट्रोल करता था वर्कर्स को, कैसे कंट्रोल किया जाता था, काम काज कैसे हुआ करता था। एम्पायर्स रिक्वायर्ड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर लेबर फॉर एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड पब्लिक वर्क्स। कोई भी एरिया अगर आपको चाहिए कि वो डेवलप हो, या कोई भी रीजन डेवलप हो, एम्पायर के डेवलपमेंट के लिए आपको इफेक्टिव कंट्रोल होना जरूरी है कि एग्रीकल्चर जो है वो इस तरीके से ये चीज उगाई जाएगी, इस तरीके से बनाई जाएगी, यहाँ बेची जाएगी, ताकि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो सके। वैसे ही इफेक्टिव कंट्रोल हुआ एग्रीकल्चर पे, क्राफ्ट प्रोडक्शन पे या पब्लिक वर्क, एक कंट्रोल होने लगा। लेबर इंक्लूडेड फ्री वर्कर्स, स्लेव्स एंड कोड लेबर्स। लेबर्स में जैसे फ्री वर्कर्स, स्लेव्स या कोड वर्कर, जिन्हें फोर्स किया जाता था काम करने के लिए, वो भी इंट्रोड्यूस हुए। ऑर्गेनाइज टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टेट एंड मार्केट। जो भी नीड्स थी उस टाइम की स्टेट और मार्केट की, वो ये सब लोग पूरे करते थे। जैसे स्लेव्स हो गए, वर्कर्स, या फिर जिन्हें फोर्स किया जाता था कि आप काम करो। गिल्ड्स रेगुलेटेड क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो भी आपका क्राफ्ट था वो गिल्ड्स जो थे वो करते थे रेगुलेट। गिल्ड्स वो थे आपकी, जो क्राफ्ट, कोई एक पर्टिकुलर क्राफ्ट है उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो मैनेज कर रहा है, उनको गिल्ड्स बोलते थे। जैसे अगर आपका कोई मेटल वर्क है उसको एक गिल्ड मैनेज कर रहा है, वैसे ही कोई और टाइप का वर्क है उसे दूसरा गिल्ड मैनेज कर रहा है, और यही ट्रेन ऑफ आर्टिस्ट को भी ट्रेन करते थे। Labor management ensured consistent supply for agriculture and construction. अब जब मैनेजमेंट होने लगा लेबर का, आपको पता है कि लेबर आ रहा है, इससे क्या हुआ, कंसिस्टेंट सप्लाई हुई, कॉन्टिन्यूसली आ रहा था लेबर आपके पास, एग्रीकल्चर के लिए भी और कंस्ट्रक्शन के लिए भी। Cohort labor was sometimes used for large state projects like roads, canals and monuments. जो आपको फोर्स लेबर होता था, फोर्स लेबर को यूज किया जाता था स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि रोड बनाना, कैनाल बनाना, मोनूमेंट बनाना। वर्कर्स रोल वर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू सोशल हायरार्की एंड ऑक्यूपेशन। सोशल हायरार्की होगी, जो भी लोग हैं उन्हें किस दर्जे पे रखा गया सोसाइटी में, उस हिसाब से वर्कर्स का रोल डिसाइड होता था और उनका काम भी इसी हिसाब से डिसाइड होता था। हम बात करते हैं अब सोशल हायरार्की की, कि सोसाइटी में किसको क्या रोल दिया गया था, उन्हें किस लेवल पे रखा गया था। सोशल हायरार्कीज वर सेंट्रल टू अर्ली एम्पायर। सोशल हायरार्की जो थी, जो लोगों को किस लेवल में रखा गया, उनको क्या काम दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था अर्ली एम्पायर में। ये डिटरमाइन करता था एक्सेस टू पावर, रिसोर्सेज एंड प्रिविलेजेस। आप किस आपको सोसाइटी पे किस लेवल पे रखा गया, इसी से पता चलता था कि आपके पास कितनी पावर है, आपके पास क्या रिसोर्स है, आपको क्या मिल रहा है, और दूसरा आपको क्या कितना अलाउड है कोई चीज एक्सेस करने का, क्या प्रिविलेज है आपकी। एलिट्स इंक्लूडेड रूलर्स, प्रीस्ट एंड वेल्दी मर्चेंट्स। जो एलिट्स थे आपके, जो आपके खास लोग होते थे, वो रूलर्स थे, प्रीस्ट और वेल्दी मर्चेंट, और इनके पास ज्यादा पावर होती थी। हालांकि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो पेजेंट्स की होती थी, आर्टिजन्स की होती थी और लेबरर्स की होती थी।
Social divisions were reinforced by laws, custom and religious beliefs. जो भी डिवीजन किया जाता था सोसाइटी में उसको और मजबूत किया जाता था, लॉज जो बनाए जाते थे, जो आपके कस्टम है, जो बहुत टाइम से आपकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और जो आपके रिलीजियस बिलीव है, जो आपके धार्मिक बिलीव्स है, उनसे मोबिलिटी वॉज लिमिटेड बट पॉसिबल थ्रू वेल्थ। वैसे तो सोसाइटल हायरार्की में ऊपर नीचे करना यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना मुश्किल था, लेकिन अगर आपके पास पैसा था या फिर आप सर्विस पे थे स्टेट के, या किसी ने आपको पैट्रोनेज दे दी, तो ये पॉसिबल था। आपको राजा की पैट्रोनेज मिल गई, आपका कोई काम था जो आप राजा के खास बन गए, तो आप मोबाइल हो सकते थे, मतलब आप एक हायरार्की से दूसरे हायरार्की में जा सकते थे, या आप स्टेट सर्विस में चले गए। कम पॉसिबल था लेकिन तो भी पॉसिबल था। एलीट ग्रुप इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस, कल्चर, प्रोडक्शन एंड ट्रेड। अब जो एलीट ग्रुप होंगे, जो खास लोग होंगे, वही इन्फ्लुएंस करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजंस हो आपके, चाहे आपके कल्चर प्रोडक्शन हो या ट्रेड, वो आपके खास लोग एलीट्स ही इन्फ्लुएंस करते थे। हिरार्की इंश्योर्ड ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल कंट्रोल। अब जो हिरार्की थी वो आपको क्या करती थी, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हेल्प करती थी और सोसाइटी पे कंट्रोल रखती थी कि ये इंसान यही काम करेगा। अब हम बात करते हैं लेट एंटिक्विटी की, कि क्या थे उस टाइम के, जो हमारे कल्चर में क्या चल रहा था। Late antiquity refers to the period when early empires experienced political decentralization. अगर हम बात करें उस टाइम पे क्या चल रहा था, तो इस टाइम जो एम्पायर थे वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, यानी कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहे थे। रीजनल पावर्स का इमर्जेंस हो रहा था, इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे, कॉइनेज जैसे इंट्रोड्यूस हो रही थी, और कल्चरल चेंज काफी ज्यादा आ रही थी। रीजनल पावर्स इमर्ज, सिटीज चेंज इन स्ट्रक्चर। रीजनल पावर्स का उदय हो रहा था, जो आपके लोकल लेवल की गवर्नमेंट थी वो बन रही थी, जो सिटीज थे वो उनका स्ट्रक्चर बदल रहा था, वो चेंज हो रहे थे। ट्रेड जो पैटर्न था, ट्रेड कैसे होता था, वो भी शिफ्ट हो रहा था। रिलीजियस एंड कल्चरल ब्लेंडिंग बिकेम मोर प्रोमिनेंट। जो रिलीजियस है और कल्चर है, उनका जो आपकी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा था। इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस किंगडम, रीजनल किंगडम्स फ्रॉम प्रीवियसली यूनिफाइड एम्पायर। पहले क्या थी, यूनिफाइड एम्पायर थी, यानी कि सेंट्रलाइज पावर थी, उससे क्या हो रहा था, रीजनल किंगडम्स बन रहे थे। डिक्लाइन इन अर्बन सेंटर्स इन सम रीजन्स। जो अर्बन सेंटर्स थे, कुछ अर्बन सेंटर्स जो हैं, जो अब जब डिसेंट्रलाइज हो रहा था सिटीज का, तो कुछ सिटीज जो हैं वो कमजोर हो रही थी, मतलब उनमें ना ट्रेड नहीं हो रहा था, उनमें थे लोग नहीं रह रहे थे, और जो दूसरी सिटीज थी उनका इमर्जेंस हो रहा था, वाइल ग्रोथ इन द अदर्स। चेंजेस इन ट्रेड रूट्स एंड प्रोडक्शन इफेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ। ट्रेड रूट्स बदल रहे थे, क्योंकि जब आपकी सिटीज बदल रही थी तो ट्रेड रूट्स भी बदल रहे थे, और उससे जो प्रोडक्शन था वो भी इफेक्ट हो रहा था, और इकोनॉमिक लाइफ पे भी इफेक्ट आ रहा था। कल्चर एंड रिलीजियस सिंक्रोनाइजेशन शेप्ड आर्ट, लिटरेचर एंड एवरीडे लाइफ। जो आपका कल्चर और रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है, उसने आर्ट, लिटरेचर और एवरीडे लाइफ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाला। लेट एंटिक्विटी सेट द स्टेज फॉर मिडीवल पीरियड, और इसी ने, जो मिडीवल पीरियड हमारा आगे हम आ रहा था, और जो हमारे न्यू सोशल स्ट्रक्चर थे, उसमें उसका उदय देखा। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही आपके लिए शॉर्ट नोट्स आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाते रहेंगे, जो आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।